तो कि इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको बता दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्या गिवन है? पी ए इजकल टू 6/11 एंड पी बी इजकल टू 5/11, पी ए यूनियन बी इजकल टू 7/11। ओके, सो फाइंड हियर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपान बी। तो चलिए सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में आपको ये बताया था। क्या फार्मूला होता है कि कोई भी दो इवेंट्स हैं, अगर उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है? पी ए पी बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। अब आपको फर्स्ट इसने क्या पूछा है? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फार्मूले में आप फॉलो कर लो, यानी यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी आप क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से? तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। गिवन क्या था? पी ए इजकल टू था 6/11 और पी बी क्या था? 5/11 और पी ए यूनियन बी क्या था? 7/11। तो सबके डिनोमिनेटर सेम है, 6, 5, 11 एंड -7। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो 11 - 7 4 अपान क्या आ गया? 11। ये किसकी वैल्यू है? ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 4/11। इसकी वैल्यू मिल गई। दूसरा जो फाइंड करना था वो क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पी ए अपान बी। आपको फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ए अपान बी इसकी इट मीन्स क्या कि भाई ये ए और बी कोई दो इवेंट है, हर एक इवेंट के लिए एक सिंपल स्पेस होता है। तो इट मीन्स यहाँ ए जो इवेंट है वो बी पर डिपेंड करता है। ओके, देन ए हियर कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है फर्स्ट वीडियो में। कैसे फार्मूला फॉलो करते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, ये फार्मूला है। ओके, आसान सबसे तरीका कि अगर ए बी पर डिपेंड करती है तो पी ए अपान बी होगा, और हम इक्वल क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपान जो डिनोमिनेटर में हो उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आई थी? 4/11 और पी बी क्या आया था? पी बी आपका गिवन था 5/11 इस क्वेश्चन में। तो 5/11 हो गया, तो कैंसिल कर लो, 11 कैंसिल हो गया, 4 आंसर कितना आ गया? 5। अब ये क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ में थर्ड पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। क्या लिखा है? पी बी अपान ए। तो यहाँ क्या लिखोगे? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर बी ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? भाई ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वही वैल्यू रखोगे, यानी 4/11 अपान पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी थी? 6/11। तो रख के सॉल्व कर लोगे। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो पहले इसका मीनिंग समझ लो स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कभी आ गया कि थ्रो ये डाई, एक डाई को थ्रो करो एंड बीच में लगा हुआ है एंड टॉस ए कॉइन, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी पहले ये समझ लो। तो आपने लिखा डाई एंड कॉइन, अगर दो चीज साथ, एंड का मतलब वही साथ, मतलब डाई और कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है, एंड अगर बीच में लग गया तो इसका मतलब क्या कहता है? मैथ कहता है, यानी प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर दो चीजें एक साथ हो रही हैं तो दोनों के टोटल आउटकम्स लिख दो। जैसे डाई के आउटकम्स टोटल कितने हो जाएंगे? 6 और कॉइन के कितने हो जाएंगे? 2। एंड का मतलब हो गया टुगेदर, तो जब टुगेदर बात हो रही है तो बीच में इनटू लगाओ और टोटल कितना लिख दोगे? 12। बट अगर यही चीज ऐसे लिखा होता, थ्रो ए डाई आर बीच में लिखा होता एंड आर ए कॉइन, टॉस ए कॉइन, तब कितना होता? तो आर अगर लगा है तो बीच में प्लस लगाते हैं, इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी 6 एंड हियर 2, तो 6 + 2 कितना आ गया? 8 आ गया। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या समझनी है? जैसे इसमें लिखा था ये कॉइन इज टॉस 3 टाइम, तो एक कॉइन को कितनी टाइम्स टॉस किया गया? 3 बार किया गया। लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग खुद से ही करनी है कि जो 3 बार टॉस किया गया वो जो सिंपल पॉइंट बनाते हैं वो एक साथ बनाते हैं, यानी ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा प्रोबेबिलिटी में? 3 कॉइन टॉस टुगेदर। जैसे पहला कॉइन टॉस किया तो हेड आया टेल आया आपने लिख दिया, दूसरा कॉइन टॉस किया हेड आया टेल आया आपने लिख दिया, फिर एक कॉइन और मतलब वही कॉइन ले लो, दूसरा कॉइन ले, फिर टॉस किया हेड आया टेल आया आपने लिख दिया।
ओके, तो ये टोटल एक सिंपल स्पेस बनेगा। फिर ऐसे मान लो फर्स्ट हेड आ गया, सेकंड आपका टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ये एक और बनेगा। तो ऐसे यानी ये कॉइन टॉस 3 टाइम, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहा जाए, 3 कॉइन टॉस टुगेदर। तो एक बात बताओ, अगर 3 कॉइन एक साथ टॉस किया गया तो पहले को एक कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2, फिर दूसरे की पॉसिबिलिटी टोटल 2, तीसरे की भी 2, तो भाई टुगेदर है ना, तो क्या लिखोगे 8। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर 2 2 2 6 होगा भाई, क्योंकि मैंने कहा ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए, अगर आ गया ये कॉइन टॉस 2 टाइम्स, इसका मतलब हुआ 2 कॉइन टॉस टुगेदर। तो एक कॉइन को टॉस करने के लिए 2, दूसरे के लिए भी 2, तो टुगेदर हो रहा है 2 2 कितना लिखोगे 4, 2 2 4। तो वैसे यहां 3 कॉइन टॉस टुगेदर कहें या एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, वो इंग्लिश लिटरेचर की मीनिंग आप नहीं निकालेंगे। तो यहां टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई 8। अब यहां मैं लिखने जा रहा हूं क्या, यहां जो 8 आपको लिखना है, पहले सिंपल स्पेस टोटल लिख लो। तो पहला आपको क्या रिजल्ट बन सकता है, ऑल हियर हेड, ये हो सकता है कि सभी हेड आ जाए, या दूसरा हो सकता है कि 2 हेड हो और तीसरा टेल आ जाए। अब ये टेल वाला रिप्लेस करते रहो, यानी ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट हेड आता, सेकंड टेल होता और थर्ड हेड हो जाता। फिर ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट ही टेल आ जाता, अदर 2 हेड होता, यानी पहले मैंने ऑल हेड लिखा, फिर 2 हेड रखा और थर्ड पे टेल रखा, फिर उसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, मान लो फर्स्ट हेड आ गया, यानी ओनली 1 हेड आ रहा है, अदर 2 टेल आ रहा है। मान लो फर्स्ट टेल हो गया, सेकंड हेड हुआ, अदर टेल हुआ, फिर टेल टेल हेड, ये चीज समझ में आ गई ना, पहले ऑल हेड रखा, फिर 2 हेड और थर्ड पर टेल। अब इस टेल को रिप्लेस करते जाओ, सेकंड पोजीशन पे, फिर फर्स्ट पोजीशन पे, फिर 1 हेड माना, 2 टेल मान लिया। अब हेड को रिप्लेस करते रहो, हेड सेकंड पोजीशन पे कर दो, फिर थर्ड पोजीशन पे कर दो, और एक ऑल टेल मान लो। देखो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहां फर्स्ट जो कह रहा था, फर्स्ट 6 में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था E इजकल टू हेड ऑन दी थर्ड टास्क, यानी जब थर्ड टास्क में क्या आता है, हेड आता है, E वो है इवेंट, तो थर्ड टास्क में देखो कौन सा होगा, ऑल हेड भी हो जाएगा आपका। ओके, ये तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में टेल है, फिर ये हो जाएगा हेड टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा आपका, और टेल टेल हेड, यानी टोटल कितने सिंपल पॉइंट ई के लिए हो गए, 4 हो गए। ऐसे हम एफ की बात करते हैं, क्या रहता है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, स्टार्टिंग के 2 टॉस हेड होने चाहिए। तो पहला तो हो गया ऑल हेड, इसमें 2 स्टार्टिंग के हेड हैं। फिर सेकंड वाला भी आप राइट कर सकते हैं, हेड हेड टेल, क्या इसके अलावा और कोई होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 2 हेड होने चाहिए। तो भाई यही तो 2 मिले, कौन कौन से, एक ये मिला आपका और एक ये मिला, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां फाइंड क्या करना था, 6 to 9 क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ फाइंड करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये होगी। तो पहले स्टूडेंट समझ लो इसको, जब किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी ई जो इवेंट है उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो लिखोगे, अपॉन टोटल सिंपल पॉइंट, ओके, यानी NS। तो यहां क्या है, पहले हम अलग से निकाल लेते, देखो E दिया है, F दिया है, तो पहले पता कर लो कि यहां E इंटरसेक्शन F क्या आएगा। तो E इंटरसेक्शन F कैसे निकालते हो, पहले देख लो, E और F में क्या कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो देखो ऑल हेड कॉमन था और स्टार्टिंग 2 हेड नहीं, कोई है ही नहीं ऐसा, तो केवल एक ही एलिमेंट तो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में सेम दिखे उसको हम इंटरसेक्शन में करते हैं। तो यहां ओनली 1 ही तो आया, और भाई इस S में कितने एलिमेंट थे, 8 थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो यहां हम अलग से सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, इट मीन्स ये मुझे ये तो फाइंड करना है, लेकिन यहां मैं लिख दे रहा हूं NS क्या होगा, N मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस S में कितने एलिमेंट है, 8 है। नंबर ऑफ E अगर बात करें तो E में कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ F अगर बात करें तो उसमें 2 है, यानी F, ओके, इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F की बात करूं तो उसमें कितने हैं, ओनली 1 है, यहां 3 नहीं हुआ, ओनली 1 हुआ, ओके। अब देखो क्या करते हैं, हम अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो इसकी फॉर्मूले के लिए मैंने क्या बताया, NE अपॉन NS। E में कितने एलिमेंट्स थे, 4,
और एस में कितने एलिमेंट्स हैं? 8, तो क्या आ गया 1/2। वैसे आपको पी निकालना नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सारी चीजें। ओके, अब दूसरी चीज देखो, प्रोबेबिलिटी आप जो मुझे निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 1, और एन एस में कितने था? 8, तो ये तो 1/8 आ गया। दूसरा, जब आप ऐसे पी एफ निकालोगे तो लिखोगे एन एफ अपॉन एन एस, तो एन एफ में कितने एलिमेंट्स थे? ओनली 1, नहीं सॉरी 2, तो 2 अपॉन कितना आ गया? 8। ओके, तो यानी ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, देखो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली 1/8 आ गया, और पी एफ की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 2/8, 8 कैंसिल हो गया, यानी आंसर कितना आ गया? 1/2। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे ही आपका 6 का सेकंड वाला भी फाइंड करना है। सेकंड, मैं सेकंड के लिए थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद फाइंड करेंगे। देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है? कह रहा है E इक्वल टू एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट यानी कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो E इक्वल क्या आएगा? 7 आएंगे, पहला आल हेड हो गया भाई, कम से कम 2 तो है, तीसरा भी आ सकता है। फिर आल ईयर हेड, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड हेड, फिर आप लिखोगे एटलीस्ट क्या लिखा था? 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो अब अगर अगला हम लिखेंगे ये, तो ओनली 1 हेड आएगा ना, और तो किसी में हम नहीं लिख सकते, यानी 4 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। क्यों? एटलीस्ट यानी कम से कम 2 हेड, 3 हो सकते हैं, मतलब ये इसमें तो 2 हेड है कम से कम, और कम से कम यानी उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, तो ये हो गया ई। और एफ क्या कह रहा था? एट मोस्ट 2 हेड, यानी मैक्सिमम 2 हेड, उससे कम भी हो सकते हैं। इट मीन्स उसके लिए अगर हम देखें इस पूरे सैंपल स्पेस में, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन मत लिखो बस, क्यों? क्योंकि ये इसमें 3 हेड है, और ये जो एफ कह रहा था 8 मोस्ट 2 हेड, यानी मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, तो ये टोटल 7 हो जाएंगे इसके लिए। हेड हेड टेल हेड टेल हेड, फिर टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड एंड आल टेल, क्योंकि मैक्सिमम 2 हेड, कम तो उससे हो ही सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहां, अब अगर हम बात करें ई इंटरसेक्शन एफ की, तो इसमें क्या कॉमन है? देख लो, आल हेड है इसमें? नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। हेड हेड टेल है? यस, ये कॉमन है। देखो ये जिसमें मैं डार्क कर रहा हूं, हेड टेल हेड, ये भी कॉमन है आपका। टेल हेड हेड, ये भी कॉमन है। तो 3 एलिमेंट्स कॉमन है, यानी हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ये 3 चीजें कॉमन थी। ओके, अब देखो यहां आप नंबर सबके लिए पता कर लो। एन ई कितना हो जाएगा? 4, यानी यहां देखो एन ई इक्वल टू कितना आ गया? 4। एन एफ अगर हम देखें तो कितने हैं? 7, और अगर एन ई इंटरसेक्शन एफ देखें तो कितना है वो? 3। ओके, अब प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी, क्योंकि यहां आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ यहां भी निकालना है, तो अब आप ये खुद फाइंड करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके, क्यों? क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ अगर प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे तो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया था? 3, यानी 3/4 हो गया ये। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो एन एफ अपॉन एन एस, एफ में कितने एलिमेंट्स थे? 7, तो 7 बाई कितना हो गया? 8। ओके, तो आंसर आ गया भाई, मैंने बताते बताते कर ही दिया, 3/4 एंड 7/8, तो कैंसिल हो जाएगा 3/4 इंटू 8/7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना आ गया? 6/7, यानी आंसर कितना मिल गया आपको? 6/7। ओके, तो ऐसे ही थर्ड वाला आप कर लेंगे। ओके, या थर्ड वाला मैं सिर्फ इवेंट्स बना दे रहा हूँ थर्ड वाले के लिए। इस थर्ड की बात करते हैं, तो टोटल सिंपल स्पेस तो लिख दिया मैंने यहाँ। क्या था? ई इक्वल टू हियर 6, ये थर्ड पार्ट, ई इक्वल टू 8 मोस्ट 2 टेल, यानी मैक्सिमम 2 टेल होने चाहिए। तो देखो कितने हो सकते हैं? ये हो सकता है आपका, क्योंकि मैक्सिमम 2 टेल की बात कर रहे हैं ना, तो देखो जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं एट मोस्ट मैक्सिमम 2 टेल, उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 टेल हो गया। अब लेस, उससे कम भी तो हो सकता है, यानी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस सिर्फ इसको छोड़ के। ओके, तो ई में क्या होगा वो समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ एफ की, कह रहा था एटलीस्ट 1 टेल, यानी ई के अंदर ये 7 चीजें लिखोगे जिसके नीचे अंडरलाइन किया है। ए कह रहा था, एफ कह रहा था एटलीस्ट 1 टेल, केवल 1 टेल आना चाहिए, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, यानी 1 से ज्यादा हो सकता है ना,
एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम 1 टेल तो आप लिखते रहते हैं, यानी कम से कम 1। इसमें तो कोई टेल नहीं आता, ये हो जाएगा, यानी इसमें ऑल हेड नहीं होंगे। कौन सा होगा? हेड हेड टेल, क्योंकि इसमें 1 टेल दिख रहा है, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, क्योंकि इसमें सब 1 दिख रहा है। एटलीस्ट कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, हेड टेल टेल एंड टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड एंड टेल ऑल टेल हियर, यानी 7 चीज़ें हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ई में तो ये जितने अंडरलाइन किया था वो आ गया। अब अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ निकालें तो कितना आएगा? 6 चीज़ें आएंगी। कितनी चीज़ें आएंगी? 6। कौन कौन सी आएंगी? देखो मैंने बता रहा हूँ, इंटरसेक्शन में एफ में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आपका ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरसेक्शन एफ में हो जाएंगी। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी पी ई अपॉन एफ, तो आप खुद से करेंगे। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्या कह रहा था, 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस वेयर 2 कॉइन टॉस। तो बस 7 के लिए मैं सिर्फ सिंपल स्पेस बना के लिख दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। कहता है 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस। ओके, तो 2 कॉइन है, यानी 2 कॉइन टॉस वंस, तो 2 कॉइन है, एक साथ टॉस करनी है, तो पॉसिबिलिटी 2 होगी, इसकी भी 2 2 से कितना आएगा? 4। तो क्या हो सकता है? आर, यानी बोथ आर हेड, पहले दोनों हेड हो सकते हैं, 4 आएंगे टोटल। फिर मान लो फर्स्ट हेड हो गया, सेकंड टेल, फिर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट हेड सेकंड हेड, फर्स्ट टेल सेकंड हेड, एंड इफ बोथ हियर टेल, ये भी हो सकता है। यही 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। लेकिन एक मिनट में फर्स्ट वाला इसमें बता दे रहा हूँ, नहीं फर्स्ट वाले में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, टेल अपीयर्स वन कॉइन, यानी इसमें जब केवल 1 कॉइन में टेल आता है तब आपको लिखना है, यानी हेड टेल एंड टेल हेड, केवल 2 होगा ई। और एफ क्या होगा? एफ कह रहा है 1 कॉइन सोज हेड, केवल 1 कॉइन जब हेड शो करता है, यानी हेड टेल एंड टेल हेड। अब देखो इंटरसेक्शन में ये सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी, यानी ई इंटरसेक्शन क्या एफ क्या आएगा? पूरा आ जाएगा हेड टेल एंड टेल हेड, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब क्या भाई, दोनों में जो कॉमन हो, तो ये पूरी चीज कॉमन है। अब आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड के लिए जो कह रहा था, नो टेल अपीयर्स, तो जब कोई टेल नहीं आता, मतलब टेल दिखता ही नहीं है, तो एक यही तो मिलेगा, इसी में तो टेल आपको नहीं दिख रहा है। तो सेकंड वाला जो 7 का कह रहा है, नो टेल अपीयर्स, इसका मतलब उसमें जब कोई टेल ना आए, ओनली हेड हेड हो जाएगा, ओनली 1 हो गया। और एफ जो होगा आपका, नो हेड अपीयर्स, मतलब ऑल टेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं आ रहा। अब जब आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे आप, तो इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? यहाँ फाई आ जाएगा। फाई मीन्स क्या? यानी इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये सेट है। सेट में से जब इंटरसेक्शन या यूनियन करते हैं तो सेट पाते हैं। अगर नंबर यहाँ पूछा जाए कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे भाई? इंटरसेक्शन एफ में क्या आ गया? फाई। फाई मतलब क्या? कुछ भी नहीं। फाई एक ब्रैकेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन एफ में कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। बाकी आप समझ जाएंगे, तो आप भी इसको सॉल्व कर लेंगे 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 के लिए पहले समझ लो, कह रहा था ये डाई थ्रोन 3 टाइम्स, तो डाई को जब हम 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो कितना टोटल बनेगा, या ये कह सकते हो 3 डाई थ्रोन टुगेदर, तो कितना बनेगा? पूरा सिंपल स्पेस में नंबर सिर्फ लिख दे रहा हूँ। एक डाई को थ्रो करने की टोटल पॉसिबिलिटी 6, दूसरी भी 6, तीसरी भी 6, तो भाई एक साथ हो रहा है, तो ये आ जाएगा 216। अब इसको लिखोगे कैसे, ये पहले समझ लो। पहले 2 के लिए लिख लो कि ये डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो उसके लिए कैसे लिखोगे ये चीज़ समझ लो। जैसे यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बनेगा? 1,1 बनेगा, यानी यहाँ पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे, 2 एलिमेंट्स लिखोगे। यहाँ x, y मैंने लिख दिया, तो x इसको लिख लो, y इसको, यानी 1,1 मिला, फिर ये 1,2 मिलेगा, फिर ये 1,3 मिलेगा, ओके, फिर 1,4 मिलेगा, फिर 1, जैसे देखो 6 ये है और 6 ये है, तो 6 से टोटल कितने आएंगे? 60 आएंगे। 1,5 1,6, ओके, फिर ऐसे आ जाएगा ये 2,1, फिर अगर यहाँ की बात करोगे तो 2,3, अब समझ में आ गया होगा, ये पूरा 16 कितना बनेगा? 36 बनेगा, ओके। अब 36 ये बन गया, तो तीसरा एलिमेंट लाओगे। अभी देखो 2 ही डाई को थ्रो किया है, तो तीसरा डाई जब थ्रो करोगे तब देखो क्या बनेगा भाई। यहाँ लिख दो 1 2 3, थोड़ा दूर लिखो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ जो लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? देखो ये 6 ये था, 6 ये था, 36 हो गया। अब ये 6 हुआ, और इधर कितना? 36 पूरा लिखोगे। कितना लिखोगे इधर? 36। कौन कौन से लिखोगे? ऐसे लिखोगे 1,1, फिर 1,2,
फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, तो 6 से 1 से स्टार्ट होने वाला लिखोगे। फिर ऐसे 6 कहाँ से लिखोगे? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6, ये लिखोगे 2 से स्टार्ट होने वाले। समझ में आ गया? तो ये ऐसे कितना, इधर कितना लिखोगे? इधर जो लिखोगे वो 36 लिखोगे, और इधर कितने हैं? 6 हैं। तो 6 36 का कितना हो जाएगा? 216 होगा। समझ में आ गया? अब अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ क्या लिखोगे? 1,1,1। थोड़ा सा समझ लो बस। अगर यहाँ लिखना है तो 1,1,2। अगर इस लाइन में आपको लिखना है तो लिखोगे 1,3,2। कुछ समझ में आ गया? अगर इस लाइन में लिखनी है आपको तो लिखोगे 1,3,4 इसके साथ में, है ना? अब ऐसे मान लो 2 1 के लिए लिखनी है इस लाइन में तो लिखोगे 2,1,2। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से वो चीज देख लो। क्या चीजें? यहां इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यानी ई जो है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, 4 APS ऑन दी थर्ड टॉस। तो देखो 4 यही तो है, 4 यही तो है। इधर कितने हैं? 36 है। तो यहां अगर लिखोगे इसके लिए तो क्या आएगा? 1,1,4। 1 2 के लिए लिखोगे तो 1,2,4। ऐसे लिखोगे 1,3,4, यानी 36 बार आएंगे ऐसे। यानी NE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 होगा। समझ में आ गया? F, दूसरा F जो कह रहा था, F के लिए हम देख लेते हैं। वो कह रहा था 6 and 5 appears respectively on the first 2 toss, यानी पहले में 6 आया, दूसरे में क्या है? 5। तो भाई ऐसे ये लिखते जाओगे तो एक ही जगह आपको मिलेगा। जब 6 लिखोगे तो 6 5 ऐसे मिलेगा आपको। तो 6 5 में जब आप लिखेंगे तो यहां आपको ये 4 मिलेगा यहां। ओके, तो 6 5 4। तो ये कह जो रहा था कि 6 and 5 appears respectively are first 2 factor। यस, ये कह रहा था F की वैल्यू जो होगी वो 6, पहला 6 आना चाहिए, दूसरा 5। तो देखो 6 5 वाला ऐसे होगा। तो अब ये इसके नीचे क्या लिखोगे? 1 के नीचे 6,5,1, फिर 2 के नीचे लिखोगे 6,5,2। तो इनमें देखो 6 ऐसे, फिर इसके लिए लिखोगे, फिर इसके लिए लिखोगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, यानी 4 बार लिखते जाओगे। तो देखो 6 5 1 यहाँ भी आया, 6 5 2 यहाँ भी आया, 6 5, यानी स्टार्टिंग 6 5 से होगा। तो ये टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो NF इक्वल कितना हो गया? 6 हो गया। ये चीज समझ में आ गई? NE मैंने 36 लिखा, कैसे लिखा समझ में आ गया आपको? NF इक्वल टू 6 लिखा, ये भी समझ में आ गया। क्योंकि भाई 6 5 स्टार्ट होने वाला ही है, तो 6 5 1 6 5 2, तो 6 पहला होना चाहिए, F दूसरा होना चाहिए। F यही कह रहा है कि 6 और 5 से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे बनेंगे। तो 6 5, ये कितने टोटल हो गए? 6 हो गए। और जो लास्ट डिजिट में 4 आता है वो कितने हो गए? 36 हो गए। अब हमें करना क्या है? E इंटरसेक्शन F जब निकालना है तो आप कैसे लिखोगे? E इंटरसेक्शन F में कितने आएंगे? अगर हम ये देखो, ये पूरी लाइन मैंने लिखी, ये 6 हो गया F के लिए, और ये पूरी लाइन जो लिखी है आपने, ये पूरी लाइन, तो ये 36 हो गया। तो इसमें केवल एक यही एलिमेंट तो कॉमन आएगा, यानी E इंटरसेक्शन F में कितना एलिमेंट्स आएगा? ओनली 1 आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला। इसलिए मैंने टेबल बताया। समझ में आ गया? तो ये 1 हो गया। और टोटल NS तो आपको यहां पता था, NS कितना था टोटल? 6 × 6 × 6, यानी 216 था। अब आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। तो यहां आपको निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F क्या होगा हम अलग से निकाल के बता देना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन F अपॉन NS। तो NE इंटरसेक्शन F में कितना है? 1 एलिमेंट, और NS आप जानते हैं 216 होगा। तो यहां जो आ गया है 1 अपॉन 216 अपॉन, फिर देखो PF, तो NF में कितने थे? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F में क्या लिखोगे? 6 अपॉन 216 तो लिखोगे। तो 216 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका? 1/6। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो उसमें 9 में क्या लिखा हुआ है? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो पहले कितने लोग हैं ये देख लो, 3 लोग हैं। मदर को मैंने M से डिनोट कर दिया, फादर को मैंने F से डिनोट कर दिया, सन को मैंने S से डिनोट कर दिया। तो 3 लोग हैं।
तो पहले तीनों के लिए सैंपल स्पेस निकाल लो। एस मतलब सैंपल स्पेस। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, मान लो मदर हो गई पहले, फिर फादर हो गया, फिर सन हो गया। देखो इसको लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे ये समझ लो। 6 आएगा लेकिन कैसे लिखोगे। अब क्या करो, मदर को फिक्स रखो और फादर और सन को रिप्लेस कर दो, यानी मदर सन फादर, ये हो गया। अब क्या कर दो, फर्स्ट पे मदर थी ये दोनों में, अब फर्स्ट पे फादर को कर दो। अदर दो जगह पर, एक जगह क्या होगी मदर होगी, एक जगह सन होगी, तो फादर को फिक्स रखो और मदर और सन को इधर उधर रोटेट कर दो, तो फादर सन एंड मदर हो गया। तो देखो एक बार मदर को लिख चुके हो फर्स्ट में, एक बार फादर को लिख चुके हो, अब सन को बचा है तो सन मैंने लिखा और फादर या मदर में से कोई भी यहां लिख दो। अब इनको फिर रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, एस एम एफ। ये कितने बने टोटल, 6 बन गए। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा क्या कह रहा था, ये चीज हम देखते हैं। कह रहा था ई जो है, देखो ई यहां लिखा हुआ है, ई कह रहा था कि सन ऑन वन इंड। सन जब एक इंड में होता है तो देखो कितने कितने होंगे, देखो एक ये होगा, यानी एम एफ एस, और कहीं है ये है एफ एम एस, ओके। लेकिन सन वन इंड, सन ऑन वन इंड, एक इंड किसी पर हो, चाहे स्टार्टिंग में चाहे वन इंड की बात कर रहा है, ओके। तो यहां हो गया है, ये हो गया, और कहीं है, यस ये भी है आपका, ओके। तो आपका ये भी हो गया एस एफ एम, और ये हो गया एस एम एफ। वन इंड का मतलब चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे इंड में हो, सन जब इंड में हो या स्टार्टिंग में तब आपको लिखना है। तो 4 हो गए। और एफ की बात क्या कर रहा था, एफ कह रहा था कि फादर इन मिडिल, जब फादर कहाँ हो, मिडिल में हो, तो देखो कितने बनेंगे, मैं राउंडिंग कर दे रहा हूं। देखो यहां फादर मिडिल में है और आपके यहां फादर मिडिल में है, तो 2 जगह बना। क्लियर, कौन कौन सा, एफ एम एस एंड एस एम एफ, ये 2 बना। दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, तो देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा। दोनों में क्या कॉमन है, एफ एम एस, देखो ये वाला जिसमें मैं डबल लाइन नीचे कर रहा हूं ये कॉमन है, और एस एम एफ ये भी कॉमन है, ओके। तो आप दोनों लिख दो, इंटरसेक्शन एफ में क्या आ गया, एफ एम एस एस एम एफ, ये दोनों में कॉमन हो गया। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब मैं डायरेक्ट यहां लिखने जा रहा हूं भाई, पी इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन एफ में 2 एलिमेंट है तो 2 हो गया, अपॉन टोटल कितने थे, 6 थे, 2 अपॉन 6 हो गया। और पी एफ, एफ में कितने एलिमेंट्स थे, 2 थे, टोटल कितने थे 6, तो 6 कैंसिल हो गया, यानी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहता है ये ब्लैक एंड ये रेड डाई आर रोल। तो देखो एंड बीच में लगा हुआ है, तो पहला है ब्लैक और दूसरा क्या है रेड, इनटू बीच में लगा दो, तो 6 इसकी होगी 6 इसकी होगी, टोटल एनएस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 36। ये चीज समझ में आ गई। फिर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 एंड गिवन दैट द ब्लैक डाई आर रिजल्ट इन ए 5। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको डाउट, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें 2 इवेंट को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट किस पर डिपेंड है। तो पहले इसका मीनिंग समझ लो, जहां भी गिवन दैट लगा हो, गिवन दैट लगा हो, इसका मतलब वो क्या है, जैसे मैंने कहा था ई एफ पर डिपेंड है, तो वो वाला एफ हो जाएगा गिवन दैट। गिवन दैट मतलब जबकि, जैसे कह रहा है कि यहां फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, यानी जब 2 डाई को रोल करते हैं तो उनका सम 9 आना चाहिए, जबकि ब्लैक डाई का रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। क्लियर। तो ये तुम्हारा सेकंड वाला एफ हो गया और पहला वाला ई मान लो, ओके। अब ई और एफ का मतलब, जैसे यहां पी ई अपॉन एफ लिखा, तो वही ई का मतलब हो गया कि फर्स्ट इवेंट, यानी ई का मतलब वो ऐसे इवेंट जो एफ पर डिपेंड करती है। क्लियर। तो जब भी लैंग्वेज में देखो गिवन दैट लगा हुआ है, तो गिवन दैट के साथ जो भी उसको एफ मानो और उसके पहले वाले को क्या मान लोगे, ई। तो यहां ई क्या है ये चीज समझ लो, ई इज इक्वल टू हो गया कि ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, ओके। तो देखते हैं ई के लिए लिखते हैं कि सम ऑफ 9, तो पहले ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, इधर लिख दो 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब सम ऑफ 9 कब कितने आएंगे, देखो 1 1 हो नहीं सकता, 1 2 हो नहीं सकता, तो इसका मैक्सिमम लो, ओके। और इसका मैक्सिमम ले लो, जैसे ऐसे लिखो सम, क्या लिखा था, ई इज इक्वल टू हियर ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़े, तो 6 और 6 हो गया।
दूसरा क्या हो जाएगा देखो, 6 and 5 लिख सकते हो। ओके, दूसरा क्या लिखोगे, 6 and 5, 6 and 4 भी लिख सकते हो आप। फिर 6 and 3 भी लिख सकते हो, नहीं ग्रेटर देन 9 था, 6 3 नहीं लिख सकते। ओके, फिर अब 5 की बारी देखते हैं, 5 6 भी लिख सकते हो आप, और 5 5 भी लिख सकते हो, 5 4 नहीं लिख सकते। फिर 4 ले लो, 4 6 आप लिख सकते हो, 4 and 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। 3 6 नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रेटर देन 9 की बात कर रहा था, तो इक्वल ग्रेटर देन 9 आ गया। समझ में आ गया कैसे लिखा? ओके, तो ये हो गया ई, यानी 6 आ गया। अब क्या कह रहा था, और एफ की जो बात कर रहा था वो एफ क्या है, मैंने कहा गिवन दैट जिसके साथ लगा हो वही एफ हो जाएगा। कह रहा था डाई रिजल्ट इन ये 5, तो भाई पहला ब्लैक था ना, ये वाला है ब्लैक, ये वाला पूरा। ओके, जैसे अगर यहां हम लिखना चाहें तो यहां क्या लिखोगे, 1,2 लिखोगे ना, 1,2 लिखोगे, क्योंकि ये 1 वाला क्या हो गया ब्लैक, ये पहला वाला ब्लैक है, याद रखना, और ये क्या है आपका रेड है। तो कह रहा था कि जब आपका ब्लैक 5 आता तो 5 आपका यहां है ना, तो ब्लैक अगर 5 आता है तो कितने बनेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 ऐसे तो बनेगा। तो ये बनेगा 5 1, लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, क्या, ऐसे आप जब लिखोगे 5 1 तो टोटल 6 आएगा, 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5 एंड 5 6, ये टोटल बनेगा 6। ओके, तो अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालना है तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो 5 और 6 जो सिंपल सी चीज है, बस दोनों का सम करो, जो 9 से ग्रेटर हो वही हो सकता है, तो यहां तक तो हो नहीं सकते, यानी 5 5 होगा और 5 6 होगा, दो ही चीजें आएंगी, 5 5 एंड 5 6। ओके, ये बन गया आपका। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किसकी, पी ई अपॉन एफ की। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है भाई, टोटल तो था 36 और ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स आए, 2, तो 2 अपॉन 36, और पी एफ में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, और एफ भाई अपॉन 36, 6 6 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया। समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये डाई इज रोल्ड, तो ये फियर डाई इज रोल्ड, फियर मतलब एक डाई जैसे बिल्कुल डाई ही। ओके, तो डाई को रोल करोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में एनएस क्या आएगा, बस टोटल एनएस पहले लिख लो। डाई को रोल करोगे तो 6 आएगा, मैंने 6 लिख दिया। कौन कौन से आएंगे, इसका लिखना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6, यही सारा आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा था E इक्वल 1 3 5, ओके, F इक्वल टू 2 3, G इक्वल टू दिस, एंड फाइंड हियर, क्या क्या फाइंड करना है ये पहले देख लो। तो पी ई अपान एफ, पी एफ अपान ई, तो ये आप खुद करोगे, ये मुझे बताना नहीं है क्योंकि आप कर लोगे। क्यों, बस एक मैं कोई बता दे रहा हूं, कोई एक, चलो मैं थर्ड वाला ही बता दे रहा हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड वाला क्या लिखा है, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान जी। तो इसका फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, यानी क्या लिखते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान जी। ओके, यही तो फाइंड करते हो। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान जी पहले ही निकाल लोगे, या चलो मैं एक निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ P E अपान जी में निकाल के बता दे रहा हूं बस। जैसे जब आपको प्रोबेबिलिटी E अपान जी आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, पी ई इंटरसेक्शन जी अपान पी जी। तो E इंटरसेक्शन जी पहले ढूंढो, उसमें कितने एलिमेंट है भाई। E में क्या कह रहा था, E इक्वल टू कह रहा था 1 3 5, और G की वैल्यू क्या था 2 3 4 5। तो इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन कितने एलिमेंट्स हैं, केवल 2 तो है, 3 एंड 5। तो देखो E इंटरसेक्शन G में केवल 2 एलिमेंट कॉमन हुए, तो ये हो गया 2 अपान, अब अपान टोटल कितना था, 6 था ना, 2 अपान 6 हो गया। और पी जी में कितने एलिमेंट थे, 4, तो 4 अपान 6, 6 6 कट गया, क्या आ गया 2/4, इट मीन्स 1/2 आ गया। सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 आ गया। तो E अपान जी निकाल लिया। वैसे पी एफ अपान जी आप निकाल लोगे, E इंटरसेक्शन जी आप निकाल ही लोगे। क्लियर? तो भाई अब आपको सारी चीजें खुद पता करनी है, हो जाएगा ना। ओके, तो ये आप अब खुद करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 की।
क्योंकि ये है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको ये देखना है कि ई कौन सा हो, एफ कौन सा है, बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा था एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉयज आर गर्ल्स। तो पहली बात ये समझ लो कि कोई फैमिली है उसमें बॉयज और गर्ल्स हैं और इक्वली लाइकली हैं, इसका मतलब दोनों सेम चीज़ें। अगर बॉयज़ के लिए बात करोगे तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, गर्ल्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो बॉयज़ और गर्ल्स दो लोग हैं तो टोटल सिंपल स्पेस क्या होगा, पहले ये देख लो भाई। सिंपल स्पेस ये हो सकता है कि दोनों हो सकते हैं बॉयज़ हो, बी का मतलब बॉय और जी मतलब गर्ल, दोनों बॉय हो। या ऐसा हो सकता है कि क्या हो, पहला बॉय हो दूसरी गर्ल्स हो। या ऐसा हो सकता है कि पहली गर्ल्स हो दूसरी बॉय हो। या हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हो। यही चीजें तो हो सकती हैं। तो याद रखना NS इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे कह रहा है इफ योर फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो पहले ई देखो क्या यहां हुआ, ई हो गया बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, ये हो गया ई। तो बोथ आर गर्ल्स का मतलब क्या, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, बोथ आर गर्ल्स की बात कर रहा हूं तो इसमें यही जी ही तो होगा, केवल एक ही तो आएगा जी। यानी एन ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आगे हम देखते हैं क्या कह रहा था, गिवन दैट, जबकि। अब देखो एफ क्या है, फर्स्ट वाले में अगर हम एफ देखेंगे तो क्या होगा, द यंगेस्ट इज ये गर्ल, मतलब यंगेस्ट मतलब क्या, छोटी। तो छोटी है वो लड़की, मतलब दोनों गर्ल्स हैं लेकिन छोटी कौन है, लड़की है। तो भाई जब छोटी लड़की है तो आप क्या करोगे, इट मीन सेकंड टाइम जब गर्ल्स थी तो देखो कौन कौन से होंगे, जो मैं राउंडिंग कर रहा हूं ये भी होगा क्योंकि सेकंड टाइम मतलब लड़की छोटी है, दोनों लड़कियां होंगी तभी छोटी होगी। और ये यानी ये भी, यानी पहले लड़का हुआ ना बाद में लड़की हुई, तो बाद में अगर लड़की है तो वो छोटी होगी। तो 2 कंडीशंस आप लिख सकते हैं, कौन कौन से, बी जी और दूसरा दोनों जी लिख दो। ओके, क्योंकि भाई यंगेस्ट का मतलब छोटी लड़की, तो पहले जो होगा वो बड़ा होगा, बाद में लड़की आई तो वो छोटी हो गई। क्लियर, एफ हो गया ये। अब अगर आपको यहाँ पी ई अपान एफ आपको निकालना है तो क्या प्रॉब्लम है, हम निकाल लेंगे ना। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। अब यहाँ क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या है, केवल जी, केवल 1 ही तो है, तो 1 हो गया। और एन एस पूरा कितना है, 1 2 3 4 हो गया, तो 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी, समझ में आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ में भाई एक ही एलिमेंट आएगा, केवल जी, 1 हो गया। और टोटल कितना था, 4। और पी एफ जब आप लिखेंगे तो एफ में कितने एलिमेंट्स थे, 2 थे, और अपान कितना 4, तो 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर आ गया। सेकंड वाला क्या कह रहा है, उसमें एफ क्या होगा ये देख लो। सेकंड वाला कह रहा था एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। इसका मतलब हुआ कि कम से कम एक लड़की हो, इसका मतलब दोनों भी तो लड़की हो सकती हैं, मतलब ये बॉय को मत लिखो। तो जो दूसरा वाले कंडीशन है, दूसरा देखो, दूसरा लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 इज गर्ल, यानी एफ आप अगर ये मान लो, यानी जबकि कम से कम एक लड़की हो, तो इसका मतलब क्या, आप एफ जो सेकंड वाले कंडीशंस के लिए मानोगे, बी जी हो जाएगा, या जी बी हो गया, या जी हो गया, क्योंकि यहां यह नहीं दिया कि यंगेस्ट है या एल्डर है, इससे कोई मतलब नहीं, बस दोनों में कोई एक लड़की कम से कम होनी चाहिए। तो भाई इसमें भी लड़की है, इसमें भी लड़की है, या दोनों हो जाए। तो यहाँ ये हो गया। तो यहाँ जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ई तो वही रहेगा हर दोनों कंडीशंस के लिए। तो यहाँ भी क्या एक ही तो आएगा कॉमन, केवल जी। तो यहाँ भी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में ओनली 1 एलिमेंट, 1/4, पी एफ मतलब 3 था, देखो 3 एलिमेंट्स है अब यहाँ है, तो 3/4, 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/3। समझ में आ गया, 12 वाला भी क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा था। 13 में एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी। तो मैंने इजी एक जगह लिख दिया, देखो एक टेबल बनाते हैं हम। फिर क्या था ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स मैंने लिख दिया, मतलब इजी है और ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। फिर आगे देखो 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ओके, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ इजी और डिफिकल्ट लिख दिया, इधर ट्रू फॉल्स लिख दिया, ओके। अब फिर क्या कह रहा था, इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्ट, नहीं आगे कह रहा था 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 500 ऐसे क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखो एक कैटेगरी मैंने बना दी ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस, इन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, और दूसरी टाइप्स इजी या डिफिकल्ट बना दिया, ओके। तो अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं
देखो 300 कितने क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे और कैसे थे वो, ट्रू फॉल्स थे, तो यहां मैंने 300 लिख दिया। दूसरा कह रहा है 200 डिफिकल्ट एंड ट्रू फॉल्स थे, तो 200 यहां हो गया, ये डिफिकल्ट हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। आगे कह रहा था 500 इजी मल्टीपुल, तो 500 इजी मल्टीपुल इसका मतलब क्या, 500 जो हैं वो इजी हैं और मल्टीपुल्स हैं, ओके। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपुल, तो 400 क्या है, डिफिकल्ट हैं और मल्टीपुल्स हैं। इतने क्वेश्चंस हैं, तो भाई सबसे पहले टोटल कर लो इनको सबको, ओके, ऐसे टोटल कर लो। तो अगर देखो यहां देखेंगे तो टोटल 500 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गए और टोटल 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। इजी क्वेश्चन की बात करें तो 800 हो गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करें तो 600 हो गया, इतना चीजें हो गई। और टोटल अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, 8 4 16, यानी ये टोटल हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। अब देखो आगे हमें क्या करना है, हमें ई निकालना है और एफ, ई क्या है, एफ क्या है, तो मैं अब लास्ट में देखने जा रहा हूं। देखो लास्ट लाइन लिखो, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो ई जो हुआ आपका यह हो गया इजी क्वेश्चन, ये हो गया ई, ओके। और एफ की बात करते हैं, गिवन दैट इज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एफ जो हो गया वो हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये चीज क्लियर हो गई। तो चलिए इजी क्वेश्चन अब हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। तो यहां अगर मैंने ई इजी क्वेश्चंस माने तो एन इक्वल क्या होगा, एन ई मतलब नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। देखो टोटल कितने थे, 800 थे। अब अगर मैं बात करूं एफ इक्वल टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एन एफ कितने थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल कितने थे, 900 थे। क्लियर भाई, यहां इजी क्वेश्चन टोटल यहां कितने आए, 800 आए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो 900 आए। अब एक काम करो, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया इजी क्वेश्चन भी हो और मल्टीपल चॉइस हो। तो देखो इजी क्वेश्चन ये था और मल्टीपल चॉइस, तो कितने हो गए 500। देखो इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो अगर एन ई इंटरसेक्शन भी निकालूंगा तो 500 आ जाएगा, ओके। तो अब आपको यहां जो निकालनी है उसकी बात देख लो। आपको निकालनी थी पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो यहां पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो भाई नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखो पहले कितने थे, 500, और टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 1400। पी एफ, एफ में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 900 थे, और टोटल भाई 1400 था। अब सॉल्व कर लो तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी आंसर लास्ट में क्या आ गया, 5/9। क्लियर, समझ में आ गया आपको, आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें क्या कह रहा था, गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो सबसे पहले चीज इसमें समझ लो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां गिवन दैट लिखा हो उसी को हम क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। तो यहां कह रहा था गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, यानी ये एफ हो गया। और ई क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4। तो ये हो गया आपका ई। बस याद रखो क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, जहां गिवन दैट है समझ लो वही आपका एफ है। तो चलिए इसका मतलब 2 डाई को थ्रो करना है, तो टोटल सिंपल स्पेस क्या होगा, पहले ये लिख लेते हैं। अगर 2 डाई है तो 6 × 6, यानी टोटल कितना आ गया 36, ये तो एलएस मिल गया। तो ई हम पहले देख लेते हैं, ये कह रहा है सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4, तो एन ई इक्वल टू मतलब क्या हो गया, सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4। तो भाई इसको पहले रफ वर्क बना लो, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या आएगा, 1,1 आएगा, ऐसे 1,2 आएगा, तो 4 जहां आएगा वहां लिख रहा हूं, क्योंकि एक मतलब क्या है, सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। तो देखो कब आएगा, 1 × 3, एक तो ये बन जाएगा 4 आएगा, ओके, 1,3, तो 1,3 लिख दिया मैंने। दूसरा देखो 2,2 होगा, 2,2 हो गया। दूसरा 3,1 हो गया। क्या इसके अलावा और कोई 4 बनेगा, नहीं बनेगा। देखो 1,3 4 हो गया, क्योंकि सम ऑफ लिखा था, ई ही हो गया आपका। 2,2 4 हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा, तो ये 3 चीजें ई के लिए आ गई।
अब मैं बात कर रहा हूँ एफ के लिए। एफ कह रहा था गिवन दैट जबकि कि दी टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन दी थ्रोइंग टू डाई आर डिफरेंट। तो डिफरेंट कितने आएंगे पहले ये देख लो। टोटली कितना होगा 36 होगा, तो उसमें जो सेम आएगा वो कट कर दो। जैसे 1 1 यहाँ सेम आएगा, फिर 2 2 यहाँ सेम आएगा, फिर 3 3 यहाँ सेम आएगा। देखो जिस पर मैं राउंडिंग कर रहा हूँ ये हटा दो इसमें। फिर ऐसे 4 4 आएगा ये, फिर 5 5 आएगा, फिर 6 6 आएगा। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 चीजें हो गई सेम आने वाली। तो बाकी 36 था, तो 36 में से अगर 6 माइनस कर दोगे तो यानी 30 चीजें ऐसी हुई जो डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट का मतलब क्या, जैसे इसके लिए देखो 1 2, तो 1 और 2 दोनों डिफरेंट है नहीं है। तो इसका मतलब एफ ये कह रहा था कि अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाई आर डिफरेंट। तो अब समझ में आ गया ना कि ये 6 निकाल दूं कि 6 ये सेम थे। तो 36 में से 6 निकालोगे तो कितना आएगा 30। तो मैं डायरेक्ट एन एफ जो लिख दे रहा हूँ वो कितना हो गया 30, और आपका यहाँ जो एन ई आया वो आया कितना 3। अब जब ई और एफ में इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो कैसे लिखोगे बस ये समझ लो। मैं डायरेक्ट लिखने के लिए बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो आपका 4 कब आया था 4, 1 और 3 आया था। तो 1 और 3 भाई जैसे इसमें चेक कर लो, क्योंकि एन एफ में तो सारे 30 हैं छोड़ करके सेम वाले। तो एन एफ ई और एफ में इंटरसेक्शन कौन सा होगा, देखो 1 और 3 कैसा है डिफरेंट है, यानी ये भी हो जाएगा एक कॉमन, यानी एक एलिमेंट तो 1 3 होगा। ई इंटरसेक्शन एफ की बात मैं कर रहा हूं 1 3 होगा। दूसरा कौन सा होगा 3 1 होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो भाई ई और एफ में जो कॉमन हो, तो ई में तो 3 एलिमेंट है। अब एफ में देख लेते हैं कि कॉमन कैसे होगा। तो 1 और 3 दोनों डिफरेंट है, यानी ये भी एफ में होगा, एफ में डिफरेंट वाले ही थे। 2 2 सेम हो गया तो 2 2 तो होगा नहीं एफ में। 3 1 डिफरेंट है तो ये भी होगा। इसका मतलब यही दो तो आएंगे एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हो गए, ओनली 2 हो गए। ओके, तो जब अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है पी ई अपान एफ, तो आप कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, तो 2 अपान 36 हो गया, टोटल 36 था। और पी एफ एफ में कितने थे 30, तो 30 अपान 36, 36 कैंसिल हो गया, 2 अपान 30 आ गया। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ गया 1/15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चलो 15 देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो दी डाई अगेन। ओके, पहले समझ लो क्या कह रहा है कि जब हमने एक डाई को थ्रो किया, अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो फिर से एक बार डाई को थ्रो करो। ओके, तो पहले हम इतने ही वर्क के लिए कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि भाई 3 का मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है, 3 या 6 हो सकता है। तो मान लो मैंने डाई को थ्रो किया, पहले 3 और 6 को ही फिनिश कर दो। मान लो 3 आ गया तो डाई को एक बार फिर थ्रो करोगे तो क्या आ सकता है 1 आएगा, फिर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। क्योंकि कह रहा था अगर आपने डाई को थ्रो किया, अगर मल्टीपल ऑफ 3 मिल गया तो डाई को एक बार और थ्रो करो। तो जब थ्रो करोगे भाई सेकंड पोजीशन पे तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, जितनी पॉसिबिलिटी है सब आपको लिखनी पड़ेगी। अब 3 का मल्टीपल 6 भी तो हो सकता है। तो सपोज दैट अगर पहले 6 आ गया तो फिर डाई को थ्रो करोगे 6 1 6 2 6 3, ऐसे आप लिखोगे 6 4 और फिर 6 5 एंड 6 6। ओके, बट आगे क्या कह रहा है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया तो कह रहा है इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, तब एक कॉइन को टॉस करो। तो समझ लो अगर मान लो 1 आ गया होता, क्योंकि 3 और 6 मल्टीपल में इसलिए मैंने पहले लिख दिया। मान लो पहले अगर 1 आया होता तो क्या करते, एक कॉइन को टॉस करते तो हेड आता भाई, कॉइन को जब टॉस करते हेड आता, या फिर क्या आ जाता टेल आ जाता। फिर अगर 2 आता, 2 तो मल्टीपल का है नहीं 3 का मल्टीपल में लिख चुका हूँ, तो तब भी टॉस करते 2 हेड आता या 2 टेल आता। फिर 3 लिखेंगे नहीं, 3 लिख चुके हैं, 4 आता तो टेल या 4 हेड आता। फिर अगर 5 आता तो 5 हेड आता या 5 टेल आता। 6 तो लिखेंगे नहीं तो कितने बने टोटल 6 6 6 एंड 2, यानी कितना हो गया टोटल 20, यानी NS इक्वल कितना आ गया आपका 20 आ गया। ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे E क्या है F क्या है, आगे देखने पड़ते हैं। कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज ये टेल गिवन दैट। तो मैंने कहा गिवन दैट जिसके साथ आए समझ लो वो F है। तो यहाँ E जो कह रहा था कि कॉइन सोज ए टेल, कॉइन सोज ए टेल, तो जब टेल आता है हमें दिखाना है द कॉइन सोज ए टेल बस।
तो देखो एक ये हो गया जिसमें मैं करेक्ट का साइन लगा रहा हूँ, एक ये हो गया, और टेल कहाँ है, ये है, ये भी आपका टेल ही है, ओके, फिर ये भी आपका टेल ही है, ओके, इतनी चीजें हो गई, यानी 4 चीजें हो गई। तो चलो चारों को लिख देते हैं, 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल, ये हो गई 4 चीजें, यानी NE अगर हम देखें तो NE हो गया 4। F क्या है, गिवन दैट, जिसके साथ वो F है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई सोज L3, कम से कम एक डाई 3 दिखना चाहिए। तो देखो कितने हैं ये, तो भाई पूरे 6 हो गए, 1 देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये सारे हो गए एक बार, ओके, और 3 यहां भी आ रहा है, ओके, और कहीं आ रहा है नहीं, तो 6 वो और 1 ये, 7 हो गया, कितने हो गए 7। तो कौन कौन सा लिखेंगे समझ में आ गया, देखो जिसके मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये F हो गया आपका, ये पूरा क्या हो गया, F हो गया, तो मैं डायरेक्ट NF इक्वल मैंने 7 लिख दिया। अब अगर E इंटरसेक्शन F आप देखेंगे तो क्या कोई एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा, क्यों, अरे भाई इसमें टेल 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 था, उसमें तो कोई था ही नहीं, है ना, इसमें तो सारे नंबर्स वाले हैं, तो इंटरसेक्शन F क्या आ गया 5, जब कुछ नहीं होता तो 5 लिखते हैं। तो अगर नंबरिंग की बात की जाए कि नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो अब जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी PE अपॉन F, तो वो 0 आ जाएगा, क्यों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन, जब आप PF लिखेंगे तो PE इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट थे, 0 थे, अपॉन टोटल कितना था 20, PF में कितने थे 7, तो 7 अपॉन 20, 20 कट गया, बट डिनोमिनेटर न्यूमेटर आपका 0 हो गया, 0 अपॉन 7 आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये 15 कंप्लीट हो गया। अब भाई 16 आपको जो करना है, देखो 16 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा था PA इक्वल टू 1/2, PA इक्वल टू 1/2, 16 वाला क्वेश्चन, और PB कह रहा है 0 है, तो PA अपॉन B आपको निकालना है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, तो क्या ये डिफाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या हो गया 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए भाई, ऊपर कुछ भी आए, ओके, इंटरसेक्शन B जब नीचे 0 आ गया, क्योंकि 1 अपॉन 0 या कोई नंबर अपॉन 0 है, तो ये नॉट डिफाइन होता है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ओके, तो ये नॉट डिफाइन हो गया 16 वाला, यानी ये क्या होगा आंसर, नॉट डिफाइन, ओके। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है ये 17 वाला, कह रहा है कि इफ A एंड B इवेंट सच दैट PA अपॉन B, 17 की बात कर रहा हूं, A अपॉन B इक्वल टू PB अपॉन A, अगर ऐसा है तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये आपको देखना है, ओके, 4 ऑप्शन है आपके पास, PA अपॉन B इक्वल टू PB अपॉन A, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं, PA अपॉन B डिफरेंशियल लिखो, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, यही तो होता है फार्मूला, इक्वल टू PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA, तो देखो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि भाई ये दोनों चीजें सेम है ना, A इंटरसेक्शन भी है, B इंटरसेक्शन है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 1 ऊपर हो गया 1 ये हो गया, तो इट मींस क्या आ जाएगा, PA इक्वल टू PB आ जाएगा ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, PA इक्वल PB, मतलब D ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गई।